फिल्म की शुरुआत में हम मलेशिया में ल्यूक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक पेंटिंग चुरा कर भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ लोकल गैंग के बंदे लग जाते हैं। वो लोग उस पेंटिंग को उससे छीनना चाहते थे, लेकिन खुराफाती ल्यूक बीच रास्ते में स्कूटी पे ब्रेक ठोक देता है और तुरंत गैंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद गैंग वाले फिर से उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उस इलाके में बहुत सारी दुकानें और भीड़ थी। ल्यूक को मौका मिल जाता है गलियों के रास्ते भागने का। वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन ट्रेन छूट ना जाए इसलिए वो अपनी स्कूटी को सीधा प्लेटफॉर्म पर चलाने लगता है और जल्दी से ट्रेन पकड़कर गुंडों से बच निकलता है। रात को सोते समय उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपनी आंखों के सामने एक सुनहरा मास्क देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रोशनी ल्यूक से कुछ कह रही हो, लेकिन तभी उसके सामने एस्मे नाम की एक लड़की आ जाती है। एस्मे कहती है कि तू अपने सपनों में बहुत कुछ बड़बड़ाता है। खैर, अब बात बहुत हो गई है, जो पेंटिंग तूने चुराई है वो मुझे दे दे, मुझे ये पेंटिंग अपने बॉस को देनी है। ल्यूक साफ मना कर देता है। एस्मे कहती है कि अगर तू मेरे लोगों से मार खाना नहीं चाहता तो चुपचाप ये पेंटिंग मुझे दे दे। लेकिन ल्यूक भी कम नहीं था, सीधा कहता है तू उन मोंग्स को देख रही है जो तेरे बगल में बैठे हैं। मोंग्स असल में बौद्ध पुजारी होते हैं। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया ना तो ये सब के सब कुंफू कराटे मार के तेरी टांग तोड़ देंगे। ल्यूक यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ उसका प्लान फेल हो जाता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में ल्यूक किसी तरह एस्मे को एक कमरे में बंद कर देता है और उन गुंडों को धक्का मार के ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ हम ल्यूक की बहन शार्लेट को देखते हैं, जो बहुत टेंशन में होती है क्योंकि उसका अपने पति से तलाक हो रहा होता है और वो अपने बेटे की कस्टडी को लेकर लीगल लड़ाई लड़ रही होती है। मतलब वो चाहती है कि तलाक के बाद उसका बेटा उसी के साथ रहे, ना कि पति के पास। शार्लेट एक म्यूजियम में काम करती है जहाँ उसका रोज का रूटीन होता है चीजों को चमकाते रहना, पुरानी चीजों की देखभाल करना। इसी दौरान वहाँ ल्यूक आ जाता है और उसे देखकर शार्लेट हैरान होकर कहती है तू इतने साल बाद यहाँ क्या कर रहा है। फिर उनके बीच बचपन की कुछ बातें होती हैं, जिससे पता चलता है कि उनके पापा एक बहुत बड़े खोजी थे, यानी उन्हें पुरानी चीजों को खोजने का बहुत शौक था। इसलिए ल्यूक कहता है कि हमारे पिता के गुण हमारे अंदर भी हैं। ल्यूक इसी तरह शार्लेट को बातों में उलझाकर म्यूजियम से हेड ऑफ क्राइस्ट नाम की एक पेंटिंग चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। शार्लेट उसका पीछा करते हुए म्यूजियम के बाहर आती है, जहाँ ल्यूक एक एंटिक कार में उसका इंतजार कर रहा होता है। शार्लेट ल्यूक पर चिल्लाकर पूछती है तूने पेंटिंग क्यों चुराई? ल्यूक कहता है कार में बैठ बताता हूँ। शार्लेट कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिस वजह से ल्यूक कार लेकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। ल्यूक अपनी कार को एक बड़े ट्रेलर ट्रक में घुसा देता है, जिससे वो पुलिस से बच जाता है। उस ट्रेलर में ल्यूक के दो साथी पैट्रिक और डैब पहले से होते हैं। ल्यूक पेंटिंग पैट्रिक को देता है। पैट्रिक उस पेंटिंग में कुछ ढूंढने लगता है। वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसी बीच ल्यूक शार्लेट को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन शार्लेट सीधा मुंह पे बोल देती है सॉरी ब्रो, मैं चोरों के साथ काम नहीं करती। तभी पैट्रिक कहता है कि इस पेंटिंग में तो कोई क्लू व्लू है ही नहीं। ये सुनकर ल्यूक शार्लेट को बेहोश कर देता है और उसे एक पार्क में बैठाकर भाग जाता है। जब शार्लेट वापस म्यूजियम आती है तो उसे पता चलता है कि ल्यूक उस पेंटिंग को फिर से वहीं पर रख गया है। इंस्पेक्टर जमाल कहता है अगर तेरा भाई चोर है तो तू भी एक चोरनी है, लेकिन शार्लेट उसे कहती है मैं अपने भाई को खुद तुम्हारे पास पकड़ कर लाऊंगी। वैसे भी मुझे मेरा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जमाल कहता है ठीक है, लेकिन फिलहाल तुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन जब शार्लेट अपने घर पहुंचती है तो नौकरी चले जाने की वजह से उसे अपने बेटे की कस्टडी नहीं मिलती। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और ल्यूक के ठिकाने पर जाकर ल्यूक से चिल्लाकर कहती है तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ल्यूक फिर से शार्लेट को अपने साथ काम करने का न्योता देता है। अब हम आपको ल्यूक की टीम से मिलवाते हैं। ये वैन है। ये बंदा अमीर नहीं, भयंकर अमीर है। जिस काम में पैसे की जरूरत हो ये वहाँ नोटों की बारिश कर देता है। ये है डैब मिकल, इससे नक्शों को पढ़ने में महारत हासिल है। ये है मिस्टर पैट्रिक, पुरानी पेंटिंग्स, क्लूज और सिंबल्स पढ़ने में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आखिर में है अपना ल्यूक, जो इस मिशन का मास्टरमाइंड है। अब ल्यूक अपने मिशन के बारे में बताता है हम फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढ रहे हैं। ये एक जादुई झरना है जो अब भी इस दुनिया में मौजूद है। जो कोई भी इस झरने का पानी पी लेगा वो अमर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शरीर की सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। साथ ही वो बहुत अमीर भी बन जाएगा। मतलब जितना चाहे उतना पैसा
दौलत, शोहरत, पावर सब कुछ मिल जाएगा। असल में वेन को कैंसर है एंड वो उसी कैंसर से मरने वाला है। इसीलिए वेन फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढना चाहता है ताकि वो कैंसर ठीक कर सके। ये इतना अमीर है कि शहर की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन इस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए हमें बहुत सारे कोड्स को क्रैक करना होगा एंड ये सारे कोड अलग अलग देशों की अलग अलग पेंटिंग्स में छुपे हुए थे। वो कहता है कि हमने ये सारी पेंटिंग्स मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों से चुराई हैं। अब जब सारी पेंटिंग्स एक साथ रखी जाएंगी तब उनसे कुछ सीक्रेट अल्फाबेट्स निकलेंगे और उन अल्फाबेट्स से जो वर्ड्स बनेंगे वो हमें एक खास किताब तक ले जाएंगे। उस किताब में फाउंटेन ऑफ यूथ की करेक्ट लोकेशन दी गई है। अब चूंकि वेन के पास बहुत पैसे हैं इसलिए वो शार्लेट को उसके बेटे की कस्टडी दिलाने के लिए ऑफर देता है, लेकिन इसके बदले शार्लेट को उनकी टीम में ज्वाइन होना होगा। अपने बेटे के लिए शार्लेट राजी हो जाती है। तभी सबको झटका लगता है क्योंकि जो छठी पेंटिंग उन्होंने चुराई थी उसमें कोई कोड था ही नहीं। मतलब वो जो पेंटिंग थी वो असली नहीं बल्कि जिंदा नकली पेंटिंग थी। अगले दिन जब ल्यूक एक कैफे में चिल कर रहा था तभी वहाँ एस्मे आ जाती है। वो सीधा बोलती है मलेशिया में तो तू भाग गया था लेकिन यहाँ से कैसे भागेगा रे। तब ल्यूक उससे पूछता है चल बता तू किसके लिए काम करती है। एस्मे कहती है मैं एक ऐसे इंसान के लिए काम करती हूँ जो हर चीज जानता है वो सब कुछ जो तू ढूंढ रहा है। फिर वो बताती है फाउंटेन ऑफ यूथ को इंसानियत की भलाई के लिए छिपाया गया है। वो जिस सीक्रेट ग्रुप में है उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि कोई भी वो जादुई झरना ना ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने सालों से इस रहस्य को दुनिया से छुपा के रखा है। इसमें लास्ट में ल्यूक को वार्निंग देकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन ल्यूक चला जाता है शार्लेट के पास उसके बेटे थॉमस की एक छोटी सी प्रैक्टिस सेशंस में। थॉमस वहाँ पियानो बजा रहा था क्योंकि उसे म्यूजिक से बहुत प्यार है। कहने को तो वो बच्चा है लेकिन हर तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है। खैर इसके बाद ल्यूक और शार्लेट अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रशांत महासागर के बीच। एक बड़ा जहाज लेकर ये दोनों पहुंचते हैं आयरलैंड क्योंकि उनके सूत्रों के मुताबिक असली छठी पेंटिंग एक डूबे हुए जहाज में छुपा हुआ है। अब ये लोग कुछ छोटे छोटे सबमरीन भेजते हैं उस डूबे हुए जहाज के पास और जहाज को ऊपर लाने के लिए उसमें गैस बलून भी फिट कर देते हैं। जैसे ही वो जहाज ऊपर आता है ल्यूक और शार्लेट उसके अंदर घुस जाते हैं जहाँ उन्हें दिखते हैं पुराने जमाने के गहने और फर्नीचर वगैरह। लेकिन तभी जब वो अंदर होते हैं एस्मे अपने सोल्जरों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। एस्मे के आने से पहले ही ल्यूक और शार्लेट मिस्टर वेंडरविले का प्राइवेट लॉकर खोल देते हैं और फाइनली उन्हें असली पेंटिंग मिल जाती है। अब जैसे ही ल्यूक और शार्लेट बाहर निकलने लगते हैं एस्मे रास्ता रोक लेती है। शार्लेट पूछती है ये सब क्या है। असल में ल्यूक ने शार्लेट को एस्मे के सीक्रेट ग्रुप के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर शुरू होती है धमाकेदार फाइट। ल्यूक एस्मे के सोल्जरों को धूल चटा देता है लेकिन एस्मे लास्ट में शार्लेट को पकड़कर धमकी देती है अगर पेंटिंग नहीं दी तो शार्लेट की खैर नहीं। पर ल्यूक साफ मना कर देता है पेंटिंग नहीं मिलेगी। अब इसी दौरान शार्लेट चालाकी से खुद को छुड़ाती है और एस्मे को एक जोरदार पंच मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। उधर जहाज में गोलीबारी इतनी जबरदस्त हो रही थी कि बाहर लगे गैस वाले बलून फट जाते हैं और पूरा जहाज वापस डूबने लगता है। तभी वेन की टीम टाइम पर पहुंचती है और ल्यूक और शार्लेट को रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन अब शार्लेट का गुस्सा 7वें आसमान पर है क्योंकि थोड़ी देर पहले ल्यूक पेंटिंग बचा रहा था उसे नहीं। ल्यूक समझाता है एस्मे तुझे मारती नहीं वो बस डरा रही थी, लेकिन शार्लेट उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। खुशखबरी ये है कि जो पेंटिंग उन्हें मिली थी वो असली थी। अगले दिन शार्लेट को उसके एक्स हस्बैंड फ्रैंक का कॉल आता है। वो बताता है कि मुझे अचानक जापान में एक हाई सैलरी वाली जॉब मिल गई है लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे 1 साल तक जापान में ही रहना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि थॉमस तुम्हारे साथ ही रहे। अब शार्लेट समझ जाती है कि ये सब वैन का ही प्लान था क्योंकि वैन ने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास रखने में मदद करूंगा। इधर ल्यूक पेंटिंग मिलने से बहुत खुश है लेकिन शार्लेट उसे एस्मे के बारे में पूछती है तो ल्यूक शार्लेट को बताता है कि एस्मे एक सीक्रेट ग्रुप से है जिसका नाम है प्रोटेक्टर्स ऑफ पाथ। उनका मकसद है फाउंटेन ऑफ यूथ का सच हमेशा के लिए दुनिया से छुपा कर रखना ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिर ल्यूक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं एस्मे को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन अब तक एस्मे से ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद टीम फिर से इकट्ठा होती है। सब पेंटिंग्स को स्कैन करने के बाद उन्हें कुछ सीक्रेट लेटर्स मिलते हैं। इन लेटर्स को जोड़ने पर बनता है एक स्ट्रेंज सा सिंबल, लेकिन वो सिंबल किसी भी रिपोर्ट या रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। अब टीम उन लेटर्स से एक वर्ड बनाती है
शार्लेट कहती है कि ये सारी पेंटिंग्स 1600 के पहले की हैं, जब इंग्लैंड में किंग जेम्स का राज था, जो 6 स्टेट्स पर राज करता था। उसी ने एक बाइबल पब्लिश करवाई थी, लेकिन उस बाइबल में ट्रांसलेशन की इतनी गलतियां थी कि लोगों ने उसे विक्ड बाइबल कहना शुरू कर दिया। अब सब समझ जाते हैं कि अगला क्लू उसी विकेड बाइबल में है, जो ऑस्ट्रिया के एक म्यूजियम में रखी हुई है। लेकिन जैसे ही टीम निकलने लगती है, वहाँ जमाल अपने फोर्स के साथ आता है और सबको अरेस्ट कर लेता है। जमाल शार्लेट से कहता है, तूने अपने भाई ल्यूक के साथ मिलकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तू भी क्रिमिनल बन गई है, इसलिए सरकार तुझे तेरे बेटे की कस्टडी नहीं देगी। इसके बाद जमाल सारी पेंटिंग्स देखता है जो सब चोरी की हुई होती है, पर इससे पहले कि जमाल उन्हें लेकर जाता, वहीं पर गैंग लीडर कासिम अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और सारे सोल्जरों पर बंदूक तान देता है। कासिम कहता है, मुझे तुम्हारा अड्डा नहीं पता था, लेकिन मैंने जमाल का पीछा किया और तुम्हें पकड़ ही लिया। अब ल्यूक कासिम से एक डील करता है, तू चाहे तो सारी पेंटिंग्स रख ले, इनकी कीमत करोड़ों में है। कासिम इस डील पर राजी हो जाता है और ल्यूक को छोड़कर उसकी पूरी टीम को जाने देता है। लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग उठाने जाता है, ल्यूक अचानक फाइट शुरू कर देता है। सिचुएशन का फायदा उठाकर वहाँ के सोल्जर्स भी गैंग पर चढ़ाई कर देते हैं। ल्यूक एक बोट में सवार होकर जैसे तैसे अपनी टीम को लेकर वहाँ से खिसक लेता है। उधर जमाल सारे पेंटिंग्स को अपने कब्जे में ले लेता है। अगले सीन में ल्यूक को फिर से एक सपना आता है। वो देखता है कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है और उसके सामने एक गिलास में फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी रखा है। वो पानी पीता है और तभी देखता है कि उसके सामने शार्लेट और थॉमस बूढ़े होकर मर जाते हैं। ये देखकर ल्यूक डर जाता है और गिलास का पानी नीचे गिराने लगता है। अब एक फ्लाइट में शार्लेट अपने एक्स हस्बैंड की बुराई कर रही होती है। वो कहती है कि मैंने अपने पति को किसी और लड़की के साथ देख लिया था, इसलिए मैंने उस हरामजादे को डिवोर्स दे दिया और अब मैं अपने बेटे को भी उस कमीने के साथ नहीं रहने देना चाहती। तब ल्यूक कहता है, मैं ये सब हमारे पापा के सपने को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। मैं फाउंटेन ऑफ यूथ को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा और पापा का नाम रोशन करूंगा। अब वो लोग पहुँचते हैं ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम में। ल्यूक पैट्रिक को बाहर छोड़कर म्यूजियम के अंदर जाता है। वहीं पास की एक रेस्टोरेंट से थॉमस और वैन दोनों उन्हें देख रहे होते हैं। थॉमस पूछता है, तुम सच में अमीर हो? वैन कहता है, बेटा मैं इतना अमीर हूँ कि जितना तू सोच भी नहीं सकता। मेरे पास प्राइवेट जेट्स की लाइन लगी है। उधर म्यूजियम के अंदर ल्यूक और उसकी टीम विकेड बाइबल को लाइब्रेरियन के साथ देख रहे होते हैं। तभी एस्मे अपनी टीम के साथ वहाँ भी पहुँच जाती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है, ल्यूक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एस्मे ल्यूक पर छुरी से अटैक करती है और तभी एस्मे ल्यूक को गन पॉइंट पर ले लेती है। ल्यूक कहता है, हम दोनों एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, पर एस्मे कहती है, हमारा मकसद कभी एक हो ही नहीं सकता ल्यूक। असल में ल्यूक सिर्फ बातों में उसे उलझा रहा था और जैसे ही मौका मिला वो झट से एस्मे को पकड़कर रस्सी से बांधकर लटका देता है और सीधा बेसमेंट में चला जाता है। तभी वे लोग लाइब्रेरियन के मुंह पर स्प्रे मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो लोग बाइबल चुराते हैं और सीक्रेट अंडरग्राउंड के रास्ते से म्यूजियम से भाग निकलते हैं। रात को टीम उस बाइबल से इंफॉर्मेशन निकालने की तैयारी करती है। उधर जमाल भी म्यूजियम पहुंच चुका है एंड वो देखता है कि ल्यूक की टीम बाइबल चुरा के सुरंग के रास्ते से भाग गई है। ये देखकर जमाल बहुत गुस्से में आ जाता है। उधर ल्यूक की टीम अब तक 2 बार बाइबल पढ़ चुकी है, पर अब तक उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। वो अब उन पेंटिंग्स के वर्ड्स को मैच करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं मिलता। अब सबका दिमाग सटक जाता है और सब परेशान हो जाते हैं। तभी थॉमस नोटिस करता है, ये तो कोई वर्ड या नंबर नहीं है, ये तो म्यूजिक नोट्स है। बस फिर क्या, 11 साल का थॉमस लैपटॉप उठाता है और कुछ ही सेकंड्स में इन नोट्स को एक म्यूजिकल ट्यून में बदल देता है। शार्लेट दंग रह जाती है। ये छोटा बच्चा पूरा कोड क्रैक कर गया। अब डेब लैपटॉप पर बैठता है और उस म्यूजिक की डिटेल्स डिकोड करना शुरू करता है और पता चलता है कि वो धुन 7 वंडर्स के ऊपर बेस्ड है। अब वो लोग उन 6 शब्दों को 7 वंडर्स से जोड़ते हैं और फाइनली क्लू मिल जाता है। इजिप्ट के पिरामिड में एंड फाउंटेन ऑफ यूथ वहीं छुपा हुआ है। अब पूरी टीम इजिप्ट के लिए रवाना हो जाती है। उधर एस्मे जाती है प्रोटेक्टर ओ एंड पाथ के लीडर मिस्टर एल्डर के पास। एल्डर परेशान था क्योंकि ल्यूक की टीम झरने के बहुत करीब आ चुकी थी। वो एस्मे को एक सीक्रेट चाबी देता है। इस चाबी के बारे में हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। उधर ल्यूक और उसकी टीम पिरामिड के पास पहुंच जाती है। ल्यूक सबको बताता है कि उन्हें नीचे के सीक्रेट चैम्बर तक जाना होगा। शार्लेट सबको चेतावनी देती है यहाँ की कोई भी चीजों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। शार्लेट सबको बताती है कि मेरे पापा भी सालों पहले
इसी जगह आए थे और उन्हें यहीं से एक गोल्डन मास्क मिला था, लेकिन उन्होंने वो मास्क वहीं रख दिया क्योंकि वो जानते थे अगर यहाँ से कुछ उठाया तो अंजाम भारी पड़ सकता है। तभी एंट्री होती है वैन की। वो अपने भाड़े के गुंडों की टीम लेकर आता है ताकि कोई और मिशन में दखल न दे। गुंडों को बाहर छोड़कर वैन भी ल्यूक की टीम के साथ अंदर घुस जाता है। वो सब एक दीवार तोड़कर एक सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं जहाँ एक बड़ा पत्थर बहुत ही खास तरीके से रखा होता है। अब सब मिलकर वो पत्थर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्थर है कि टस से मस नहीं हो रहा। शार्लेट तुरंत समझ जाती है इतना भारी पत्थर, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। लेकिन टीम के बंदे कहते हैं बॉम्ब से उड़ा देते हैं, पर ल्यूक गुस्से में कहता है पगला गए ओक्का, अगर बम लगाया तो पूरा पिरामिड ही उड़ जाएगा। तभी छोटा थॉमस फिर से एक गजब चीज नोटिस करता है। कुछ छोटे छोटे पीतल के ड्रम्स जो पिलर्स से जुड़े हुए थे वो ड्रम्स बजाने लगता है और तभी पूरे रूम में पावरफुल म्यूजिक की तरंगे गूंजने लगती हैं। साउंड ऐसा जैसे किसी ने म्यूजिक को हथियार बना दिया हो और तरंगे पूरे कमरे को हिला रही हैं। और तभी वो भारी पत्थर अपने आप खिसकने लगता है। उधर बाहर डैब देखता है कि जमाल की पूरी आर्मी बाहर आ चुकी है। वैन के गुंडों से उनकी तगड़ी फायरिंग हो रही है और तभी एंट्री होती है एस्मे की। वो सबको रोकती है। जमाल और एस्मे दोनों मिलकर ल्यूक की टीम को रोकने के लिए अंदर जाते हैं। इधर ल्यूक की टीम दरवाजा खोलकर नीचे उतरती है और उनके सामने आता है एक विशाल गहरा गड्ढा, लेकिन सामने फाउंटेन ऑफ यूथ दिख रहा था। तभी ल्यूक एक घूमने वाला पत्थर नोटिस करता है जिसे घुमाते ही दीवारों से सीढ़ियां बाहर आ जाती हैं। अब सब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और पहुंचते हैं एक बड़े से हॉल में जहां नीचे बह रहा था वो जादुई झरना, फाउंटेन ऑफ यूथ। लेकिन वो झरना अब लगभग सूखा हुआ था, बस थोड़ा सा ही पानी बचा था। शार्लेट ल्यूक से कहती है यही जादुई झरना था जहाँ तू आना चाहता था ना ल्यूक, जा पी ले जी भर के और हो जा अमर। वैन भी कहता है हाँ पहले तू ही पी ले, तूने सबसे ज्यादा मेहनत की है। लेकिन वैन ये देखना चाहता था कि क्या इस पानी को पीना सेफ है। तभी वैन कहता है मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं तो बस अमर और लाइफ टाइम अमीर रहना चाहता हूँ। तभी वैन ल्यूक को गोली मार देता है और कहता है जल्दी पानी पी वरना मैं तेरी बहन और थॉमस को मार डालूंगा। ल्यूक जैसे ही झरने में जाता है उसके हाथ से एक खून की बूंद पानी में गिर जाती है और तभी जादू शुरू हो जाता है। पानी खुद ब खुद उफान मारने लगता है और ल्यूक को हवा में उठा लेता है। अब ल्यूक उस पानी को पीने जाता है, लेकिन तभी उसे वही सपना आता है। वो देखता है कि अगर वो ये पानी पीता है तो उसकी बहन और थॉमस बूढ़े होकर मर जाएंगे, अकेला वो ही जिंदा रहेगा और अमर हो जाएगा। ल्यूक का दिल कांप उठता है और कहता है मैं कैसे अपनों को मारकर अमर रहूं। वो पानी पीने से मना कर देता है, लेकिन वैन गुस्से में आकर उसे फिर से गोली मार देता है। पर पानी के जादू से ल्यूक ठीक हो जाता है। वैन चौंक जाता है और कहता है तूने पानी पिया ही नहीं, फिर भी ठीक कैसे हो गया। अब वैन खुद फाउंटेन में जाता है और अपने खून से पानी को एक्टिवेट करके खुद पीने की तैयारी करता है। उधर एस्मे और जमाल ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं और तभी एस्मे निकालती है वो खास चाबी जो उसे एल्डर ने दी थी। असल में उस चाबी का काम था इस जादुई झरने को हमेशा के लिए बंद करना और एस्मे अब उस चाबी से एक सीक्रेट दरवाजा खोल देती है और सीधा पहुंच जाती है फाउंटेन ऑफ यूथ को हमेशा के लिए बंद करने। उधर वैन को भी सपना आता है। वो देखता है कि मैं इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता, ना फैमिली से ना दोस्तों से। मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद के लिए जीता हूँ। अगर मैं ये पानी पीऊंगा तो मुझे अमृता की जगह बुढ़ापा मिलेगा। लेकिन लालच के अंधेपन में वैन फिर भी पानी पी ही लेता है और जैसे ही वैन पानी पीता है उसका चेहरा अचानक बूढ़ों जैसा झुर्रियों से भर जाता है। उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो वहीं मर जाता है। उधर एस्मे फाउंटेन को डिस्ट्रॉय करने वाली घंटी बजा देती है और पूरी जगह हिलने लगती है। सब लोग तेजी से बाहर भागते हैं। फाइनली सब बाहर आ जाते हैं। उधर पुलिस ऑफिसर जमाल को अब सब सच पता चल जाता है कि ल्यूक ने पेंटिंग्स क्यों चुराई थी। उसका मकसद गलत नहीं था, इसीलिए जमाल सारा केस अब वैन पर डाल देता है जो अब मर चुका है। एस्मे भी अब ल्यूक को पसंद करने लगती है और जाते जाते एस्मे ल्यूक को एक प्यारा सा गुड बाय किस चपका देती है। इसके बाद सब वापस अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं और साथ में लेकर जाते हैं एक ऐसी याद जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। और यहीं पर ये शानदार थ्रिलर, इमोशनल और मिस्ट्री से भरी फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये फिल्म पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ठोक दो। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब वाले बटन का गला दबा देना। मिलते हैं अगली फाड़ू फिल्म के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।